नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। इस समय हम लोग दिल्ली के जेएनयू में मौजूद हैं। मौसम आप देख सकते हैं कितना सर्द हो रखा है। हमारे साथ हमारे मित्र धर्मराज जी हैं। धर्मराज जी, आपका स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। आप धर्मराज जी बिहार से आते हैं? बिल्कुल, मैं बिहार से हूँ, पटना से हूँ। पटना यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई भी की है। तो आप धर्मराज जी हमारे खाटी बिहारी हूँ। खाटी बिहारी हैं। तो धर्मराज जी हमारे साथ हैं, तो हम लोग चर्चा करेंगे। इस समय बिहार की सियासत में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी सुगबुगाहट हो रही है। कोई बात इधर से आ रही है, कोई इधर से आ रही है। एक बात चल रही है कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने ऐसी इस बात की अटकलों पर विराम लगा दिया है, लेकिन अब भी कहा जा रहा है कि नीतीश बाबू कोई भरोसा नहीं, कभी पलटी मार सकते हैं। तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, सीजन जो है वो सीजन तो पलटी मारने का ही है। अच्छा। नीतीश जी का जो जब भी पलटी उन्होंने मारा है, अगर आप सीजन वाइज देखेंगे तो इसी मौसम में मारते तो हैं। नहीं, उसका नहीं, मौसम ठंड का नहीं है। बोलते हैं कि 14 जनवरी मतलब सभ्य शब्दों में कहें तो मकर संक्रांति के बाद, और खाटी भाषा में हमारे बिहार की संस्कृति में कहें थोड़ा रूढ़िवादी दृष्टि से तो कहेंगे कि खरमास के बाद। खरमास के बाद इससे लगता है कि नीतीश कुमार जी भी थोड़ा बहुत धर्म कर्म सब मानते हैं, दकियानुसी विचार के हैं, धर्मांध हैं। वो भी इतना धर्म कर्म का प्रभाव मानते हैं। खरमास खत्म होने के बाद जो है हमेशा लगभग ऐसी पलटी मार देते हैं। अच्छा, दही चूड़ा खा के। देखिए, एक सवाल ये रहेगा मेरा, जैसे हम लोग देखते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव करीब है और ऐसे में कहीं ना कहीं अब अपने अपने सबके राजनीतिक गठजोड़ और समीकरण जो हैं वो बनते बिगड़ते हैं। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जो हैं, एक बार चुनाव से पहले ही एक बार पहले ऐसी पलटी मारे थे, तो क्या नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बीजेपी से असहज हो रहे हैं? बिहार में कहीं उनको खतरा महसूस हो रहा है? क्योंकि उनकी पार्टी में आगे उस तरीके की लीडरशिप भी नहीं दिखाई देती है। जो बड़े लीडर हैं जैसे ललन सिंह हुए तमाम, वो भाजपा के नजदीक नजर आते हैं। नीतीश कुमार के परिवार से कोई है नहीं आगे संभालने वाला। देखिए, नीतीश कुमार जी के परिवार से इसलिए भी नहीं कि नीतीश कुमार समझते हैं कि राजनीति बड़ी टेढ़ी खीर है, और लालू जी जैसी छवि भी नीतीश कुमार की नहीं है कि अपने बेटे को, निशांत को अगर ले आएंगे राजनीति में तो वो वैसे ही पॉपुलर हो जाएंगे जैसे नीतीश कुमार हुए। बल्कि नीतीश कुमार पॉपुलर इसलिए भी हुए हैं क्योंकि लंबे समय तक समाजवादियों के बीच में उन्होंने काम किया है, तो उनकी एक छवि भी है। और लालू जी ने जब नीतीश सरीखे नेताओं को छोड़ के राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो नीतीश कुमार पहले ऐसे बहुजन नेता थे जिनको लग गया था कि लालू जी अब परिवारवादी हो चुके हैं, वहां कोई जगह नहीं है। तुरंत वहां से वो पलटी मार दी है, अपनी पार्टी वार्टी सब बनाई, काम किया, और आज देखिए लगभग 20 साल से मुख्यमंत्री के पद पर काबिज है। दूसरा सवाल जो आपने कहा कि पलटी मारने में असहज है, असहज नहीं, इस बार चुनौती ज्यादा है। क्योंकि मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं केंद्र पर, 2 वैसाखी पर हैं, वो हैं तेलुगु देशम पार्टी और जदयू के दम पर। तो हालांकि मोदी जी भी जानते हैं कि जितना अपॉर्चुनिस्ट खुद नरेंद्र मोदी रहे हैं गठबंधन के मामले में, कब वो कुर्सी अपने कपड़े से, रुमाल से, तौलिए से साफ करने लग जाएंगे जनता में दिखाने के लिए, कब किसी सफाई कर्मचारी का पांव धोने लग जाएंगे चुनाव जीतने के लिए, तो इतना राजनीतिक प्रपंच नीतीश जी भी कर लेते हैं। अच्छा, मैं ये एक तरीका, एक वजह ये तो नहीं है कि जिस तरीके से बीजेपी इस समय पूरे देश में बाबा साहब के अपमान को लेकर घेरी जा रही है, अंबेडकर के अपमान को लेकर घेरी जा रही, तो कहीं ना कहीं क्या नीतीश कुमार को खतरा महसूस हो रहा है कि कहीं इस चुनाव में अगर बीजेपी के साथ जाया गया और जिस तरीके से विरोधाभास दिखाई दे रहा है तो शायद मामला गड़बड़ हो सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जब अंबेडकर के अपमान वाले मुद्दे में, जब उत्तर प्रदेश जहां पर बसपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी है, बहन जी मायावती जैसी मजबूत नेता हैं जिनको पूरे देश के बहुजन अपना नेता मानते हैं, जब उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ा कोई बदलाव अंबेडकर के मुद्दे पे नहीं हुआ, अमित शाह पर के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई है, योगी आदित्यनाथ भी माफी नहीं मांगने पर मजबूर किए गए हैं, तो नीतीश कुमार कुछ नहीं उनका बिगड़ पाएगा। अंबेडकर कोई मुद्दा ही नहीं। तो ये नहीं, ये अभी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ। लेकिन सड़कों पर आक्रोश तो दिखाई दिया, 24 दिसंबर को भी दिखाई दिया, तमाम दलों ने किया। वो तमाम दलों ने किया, लेकिन अंततः करेंगे क्या? जो बड़े जो चेहरा है जिसको मीडिया बना के रखती है, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, वो रहेंगे पद के लालच में, या तमाम प्रकार के कि या उनको घबराहट भी है, या ये कहिए कि चिराग पासवान जैसे नए जो नेता हैं इनका जनता में कोई पकड़ नहीं है, ये भाजपा की तरफ नहीं रहेंगे तो साफ हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल, ये तो बात आपने कही, लेकिन एक सवाल और है। जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव के एक बहुत करीबी थे भाई वीरेंद्र, आप वो ही जानते हो करीबी है नहीं, लोग तो जो खबरों में सुन रहे हैं वो बता रहे हैं
कि उन्होंने ऑफर दिया नीतीश कुमार को आने का। हम्म। उसके बाद फिर विजय सिन्हा का वो बयान जो 26 तारीख को दिया गया, उसके बाद विजय सिन्हा का यू टर्न। तो ऐसा क्या है कि आरजेडी जो है वो जेडीयू उसके विपरीत है, विपक्षी पार्टी है इस समय, लेकिन आरजेडी जो है वो हमेशा ये चाहती है कि नीतीश कुमार उनके साथ रहें। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। राजद ये नहीं चाहती कि नीतीश कुमार उनके साथ रहे, वो चाहते हैं कि सत्ता का एक ऐसा आदमी है जिसके ऊपर भाजपा के समर्थन भी है, भाजपाई जनता का समर्थन है, लेकिन भाजपा शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ नीतीश के लड़ने का इतिहास भी है। तो ये दोनों का एक साथ लाभ आरजेडी लेना चाहती है। इसीलिए जब राजद से टूट के नीतीश जी अलग होते हैं तो खूब आलोचना होती है कि नीतीश जी ने बिहार बर्बाद कर दिया। जैसे ही राजद के साथ आते हैं तो वही नीतीश जी की चाचा हैं हमारे, अरे सब दिन हम लोग एक ही परिवार के थे, अरे कोई अलग थोड़ी। तो उसको लेकर लोग ये बोलते हैं कि तेजस्वी शायद डरते हैं कि अकेले चुनाव नहीं जीत, क्योंकि पिछले चुनाव में देखे तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी बिहार की। नहीं, देखिए तेजस्वी को बदनाम किया जा रहा है, गठबंधन का दौर है। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डरते हैं, सबसे ज्यादा अधिक पार्टियां तो उन्हीं के गठबंधन दल में है। अगर नरेंद्र मोदी इतने बड़े सूरमा है, प्रधानमंत्री हैं, तो दो गठबंधन या जितने भी गठबंधन दल हैं तोड़ दें। तो फिर तेजस्वी बहुत ही गठबंधन राजनीति के एक जीता जाता उदाहरणों में से एक उदाहरण मात्र है, डर और की कोई बात नहीं। तो फिर तेजस्वी को तो फिर यहाँ पे मैं तेजस्वी से वो रखता हूँ, मैं इत्तेफाक रखते हैं। तो लेकिन तेजस्वी जिस तरीके का प्रेम नीतीश कुमार के लिए दिखाते हैं, कभी चिराग पासवान के लिए, जीतन राम मांझी के लिए क्यों नहीं दिखाते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जीतन राम मांझी जी के इतिहास को लोग नहीं जानते हैं कि जीतन राम मांझी जी, मैं जब बच्चा था, मैंने जैसा कि मैंने कहा, मैं खांटी बिहारी हूँ। मैं जब छोटा था तो जीतन राम मांझी का हम लोग नाम भी नहीं जानते थे, क्योंकि वो चेहरा नहीं होते थे सत्ता के। लेकिन जब आरजेडी प्रचंड बहुमत से बिहार में शासन में थी, तब जीतन राम मांझी को हमेशा राजद में एक सम्माननीय जगह थी। तो लालू जी में एक बात तो है कि जो दलित पिछड़ा वर्ग से जो नेता आते हैं और वो राजद में हैं और कम से कम भाजपा विरोधी तेवर के हैं, तो लालू जी उसको बहुत असम्मान नहीं करते, अपमानित नहीं करते हैं। ये हो सकता है मनमुटाव हो जाए राजनीति में, बल्कि लालू जी को आप देख लीजिए, जिस शिवानंद तिवारी ने लालू जी को छोड़ के, जिस श्याम रजक ने लालू जी को छोड़ के मौका परस्ती में चले गए नीतीश जी के साथ भाजपा गठबंधन में, आज वापिस जो है आ गया आरजेडी में। ऐसे लोगों के लिए भी आरजेडी में लालू जी की नजर में खूब जगह है। तो जीतन राम मांझी जी का कोई अपमान, हाँ, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों युवा हैं, दोनों कंटेम्पररी हैं, एक दूसरे को खतरा महसूस करते हैं, क्योंकि इतना तो है कि जो रामविलास जी वो होता, अब मैं थोड़ा सा पारिवारिक मुहावरे से लूंगा कि जो बाप नहीं कर पाता है कभी कभी बेटा कर देता है। हो सकता है रामविलास जी सीएम बिहार के न बन पाए, कभी ऐसी परिस्थिति बन जाए, भाजपा की मजबूरी बन अगर जाए, हम वोट बैंक और दलित चेहरा के नाम पे चिराग को बना दिया। यही बात आपसे कर रहा था कि देखिए, जातिगत जनगणना के बाद बिहार में एक मोटा माटी आंकड़े आ गए, जिसके बाद से वहां की राजनीति जो है वो काफी बदल गई। बिल्कुल। अगर हम बात करें बिहार में दलितों और महादलितों की, तो एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन कोई एक बड़ा दल, ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं दिखाई देता जो उनको लीड करे। वहां दलितों और महादलितों को कहीं ना कहीं दूसरे जो नेता हैं, दूसरे वर्ग, उन पर डिपेंड होना पड़ता है। या फिर आपको लगता है कोई वहां पे लीड कर सकता है? नहीं, देखिए, डिपेंड होने की बात नहीं है। जो मेहनत है, बहुत काम में मेहनत है। आप उत्तर प्रदेश से आप आते हैं खुद, वहां इतना जरूर है कि एक आदमी, मान्यवर कांशीराम ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, तब जाकर के बसपा आज बसपा बनी हुई है। और लेकिन बिहार में तो ऐसा कोई कांशीराम जैसा कोई नेता है ना, कोई अपना जीवन ईमानदारी से त्याग करने के लिए कोई दलित पिछड़ा तैयार ही नहीं हो रहा है। वो तो जैसे आप थोड़ा पॉपुलर होंगे, चाहे आपको आरजेडी एक टिकट दे देगी या जदयू टिकट दे देगी या भाजपा टिकट दे देगी, तो आप उसी में खुश हो जाते हैं। भविष्य नजर नहीं है बिहार में, नहीं हो सकता। जैसे यूपी में आपने कहा कि कांशीराम ने बसपा जो बनाई, उसको आगे बनाई नहीं, पूरा जीवन त्याग दिया। मान्यवर कांशीराम ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, तब बसपा आज खड़ी है। क्या लगता है? तो कांशीराम ब्राह्मणवाद से लड़ने के लिए, पूरा मनुवाद से लड़ने के लिए आजीवन लड़ते रहे, खड़ा कर दिया एक समाज का वो विरोधी तबका जो सही में विरोधी था, उसको राजनीति में हिस्सा दिलाया। मायावती ने कहा बहुजन नहीं सर्वजन करना होगा, लेकिन अपनी मिट्टी खुद पलीस कर ली। पीछे एक वजह ये भी बताई जाती है कि जब बसपा ने बहुजन वाली बात की, तब तक पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं आ पाई, हमेशा सरकार जो वो गठबंधन की बनी। लेकिन जब बसपा ने सर्वजन की बात की तो 203 सीटें आई। नहीं, ऐसी बात नहीं। आपने टिकट किसको दिया, सवाल यह भी है। ये बसपा तब जब भाजपा की कोई औकात नहीं थी पूरे देश की राजनीति में, तो ब्राह्मणों के पास क्या रास्ता था, वो कहाँ जाते? जाहिर सी बात है, वो समाजवादी पार्टी और राजद जैसी पार्टियों में ब्राह्मण नहीं जाएंगे, क्योंकि ये वो पार्टियां हैं जो सीधे सीधे ब्राह्मणवाद पे सीधा प्रहार करती हैं। लेकिन मायावती जी को गलतफहमी है
भाई उनसे पूछना है उनको, मुझे लग रहा है सैद्धांतिक भी गलतफहमी उनको हो गई है। उनको लगता है कि ब्राह्मण दलितों को बराबरी में बैठाने लगे हैं, इसी तरीके के इस प्रकार के तर्क गढ़े जाते हैं, जबकि सच ये है कि दलित किसने बनाया है, जाति किसने बनाया है? आप बता रहे हैं कि राजद और समाजवादी में ब्राह्मण नहीं जाते, लेकिन अखिलेश यादव की बात करें वो तो परशुराम का फरसा उठाए तो घूमते हैं, देखिए मंदिर वो बना देते हैं। परशुराम का फरसा जो समाजवादी पार्टी को इतनी समझ नहीं थी कि बाबा साहब अम्बेडकर का पार्क तोड़ने के नाम पर या बाबा साहब के नाम पर बुलडोजर भेज दे रहे थे, बसपा ने जितने भी जिलों का नाम बहुजन नायकों के नाम पर किया था उसको बदल दिया, तो परशुराम के पाले में कैसे चली जाएगी? वो सब राजनीति का खेल है। देखिए जो बाबा साहब हाँ, के नाम पर पार्क बन रहा था वहां हाँ, पर, उसको दिनेश मिश्र के नाम पे बना दिया। नहीं, वही तो काम समाजवादी पार्टी ने। वही मैं कह रहा हूँ, तो आज देखिए समाजवादी पार्टी आज कहाँ है? अरे 37 से सांसद हैं भाई। नहीं सांसद हैं, वो मजबूरी में है वो। ये सपा का सांसद नहीं है। अगर सपा के सांसद होते तो देखिए लोग कह रहा था कि जैसे लोकसभा के चुनाव होंगे योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देने की नौबत आ जाएगी। बिल्कुल। शिकन तक चेहरे पे नहीं है, संभल में खुदाई चल रही है, रोज कोई महल निकल रहा है तो हिंदू राष्ट्र के स्तंभ मजबूत हो रहे हैं, कहाँ कोई शिकन नहीं। लेकिन एक सवाल ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो बिहार के परिवेश से हम लोग उत्तर प्रदेश में आगे वापस बिहार चलते हैं, तो आगे आपका कहना है कि उस तरीके से बिहार में कोई दलित लीडरशिप नहीं सामने आ रही है? नहीं आ पाएंगे, लेकिन अभी नहीं आ सकती है। इतना बड़ा वोट बैंक है, तो बड़ा वोट बैंक है, बड़े वोट बैंक को बढ़ते रहेंगे, कभी आरजेडी की तरफ, कभी जदयू की तरफ और कभी भाजपा की तरफ। तो कांचीराम जैसा महानायक वहां कोई पैदा नहीं हुआ, इसका कारण ये बहुत बड़ा कारण है ये। और उससे भी देखिए पिछली बार आखिरी नेता बिहार के भारत की आजादी के बाद से लेकर आज तक 29 दिसंबर 2024 तक, यानी अगर 15 अगस्त 1947 से लेकर और पहला चुनाव हुआ 1952 से लेकर 2024 तक दलित हित का बात करने वाला एकमात्र नेता, बहुजन मुद्दों पे मजबूती से खड़ा रहने वाला एकमात्र नेता का नाम था जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी। उसके बाद कोई भी इतनी ईमानदारी से दलितों के लिए नहीं सोचा। बिहार में कोई भी नहीं है, बिहार में कोई भी नहीं है। तो फिर जो दलित अति दलित लोग हैं जो होड़ लगाते हैं, दौड़ते हैं, महादलित हम लोग बोलते हैं उनको, हाँ। महादलित और दलित जो आरजेडी की तरफ दौड़ते हैं, चिराग पासवान की तरफ दौड़ते हैं, तो आइडियोलॉजिकल तो कहीं भी उनका फायदा नहीं, बस वो सिर्फ वोट बैंक बन के रहे। वो है, क्या करेंगे जहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे मन को तसल्ली है कि चलो अपना जात वाला कम से कम कैबिनेट मिनिस्टर है, अपना जात वाले का फोटो पेपर में छपता है, अपने जात वाले का टीवी में चेहरा आता है। उनको लगता है ना कि आज चिराग पासवान है तो कोई बेचारा मंटू पासवान को भी लगता है किसी दिन हम भी टीवी में दिखेंगे। तो इससे तो ये चीज ये स्पष्ट हो जाती है कि अगर दलितों और महादलितों के उद्धार की बात होगी राजनीति में, तो फिर कोई गैर अम्बेडकरवादी या गैर दलित महादलित पार्टी नहीं कर पाएगी। जो लोग आज अम्बेडकरवादी होने का ढोंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और दलितों और महादलितों का वोट लेना चाहते हैं, उसका मतलब ये सब ढोंग है। सब ढोंग है, सब जान रहा है, सब जान रहा है। राहुल गांधी तमाम नहीं आपको नहीं, मैं साफ कह दूं कि बिहार की राजनीति में कोई जाके पता कर ले कि लालू प्रसाद यादव जो आज तक राजनीति में मजबूती से टिके हुए अकेले भी, और लालू प्रसाद यादव आज भी मैं मानता हूं तमाम आलोचनाओं के बावजूद कि एकमात्र नेता हैं जिनसे नरेंद्र मोदी आज भी 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी, मोहन भागवत का, नरेंद्र मोदी, अमित शाह का अगर किसी से रूह कांपती है, घबराहट होती है, तो लालू यादव, उस नेता का नाम है लालू प्रसाद यादव। और उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण क्या है कि लालू जी में मुद्दों को लेके विचलन हो सकता है, भटकाव हो सकता है, लेकिन अपनी भाषा में, अपनी नैरेटिव में कम से कम वो पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, महादलितों के लिए खूब उनकी भाषा में जगह है। वो राजनीति में भले जगह उतना न दे पाए, कम से कम भाषा में देते हैं। अच्छा, एक ये सम्मान का भूखा समाज भाषण सुन के भी उधर चला। अच्छा, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन आरजेडी की और जेडीयू की सरकार थी और एक आईएएस थे, जिनके एक व्यक्ति थे बिहार के, एक बड़े नेता थे, जिन पर एक दलित आईएएस की हत्या का आरोप था, जेल में थे, मैं नाम उनका थोड़ा सा आनंद मोहन सिंह की बात कर रहे हैं आप। तो उनको जब बाहर निकाला गया तो जेडीयू और आरजेडी की साठगांठ से बाहर निकाला गया। तो उस समय तो आप खुद समझ लीजिए दलितों का प्रेम कहाँ नहीं दिखाई दिया लालू जी को। आप तो अपने ही सवाल का, लेकिन देखिए उसमें है, आनंद मोहन सिंह के मामले में मैं ये कहूंगा, कई बार क्या होती है ना, कुछ दुर्घटनाएं घट जाती हैं, कई बार राजनीति में आपको सेट भी किया जाता है जी। मेरी व्यक्तिगत मानना है, जी कृष्णैया की हत्या हुई, यह एक तथ्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। जी कृष्णैया जो आंध्र प्रदेश के दलित थे, उनकी हत्या के बाद उनके परिवार को न्याय नहीं मिला, इस बात से भी मैं सहमत हूं, लेकिन सीधे सीधे आनंद मोहन सिंह को ये कह देना कि हत्यारा है,
इससे मैं थोड़ा नहीं कहना चाहूंगा स्पष्ट रूप से। उसका कारण क्या है? कोर्ट से तो साबित हुआ है ना। देखिए कोर्ट से क्या है, उसमें है कि भीड़ था, भीड़ का नेतृत्व आनंद मोहन सिंह कर रहे थे। तो कई बार जो है ना कि कोई तीसरा नेतृत्व उभर रहा होता है तो मजबूत पार्टियां उसको ऐसे ही कुचल देती हैं। आनंद मोहन सिंह का दौर अगर कोई याद करेगा तो उनको समझ में आएगा कि आनंद मोहन सिंह तब तीसरा मोर्चा लेके खड़े हो रहे थे बिहार में, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ। और तमाम जो धुरंधर कांग्रेस पार्टियां थी, तब तो आरजेडी कांग्रेस आपस में आमने सामने थे ना। तो इन सब में क्या होता है ना, कई बार कि आपको कोई बहाना मिल जाता है, कोई घटना हुआ कहीं या जेल भेजे, बम फटा पुलवामा में, कितने फेसबुक का यूट्यूबर बेचारे जेल भेज दिए गए, पत्रकार, सिर्फ इसलिए कि मोदी के खिलाफ नैरेटिव चलाते थे और उनके ऊपर आरोप लग गया कि पुलवामा पे इन्होंने वो टिप्पणी की। अरे टिप्पणी क्या की, ये कोई नहीं जांच किया। टिप्पणी किया वो सही है कि पहले आपको जेल भेज दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पता चला 5-6 साल से मोदी विरोध में कुछ रिपोर्टिंग करते थे, बहाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आनंद मोहन सिंह फिर भी इतने लंबे साल वो जेल में रहे, एक तरीके से देखेंगे तो कम सजा नहीं होता, 16-17 साल किसी जवान आदमी नेता का। और उसमें देखिए ना, वो राजपूत है, डॉन राजपूतों का नेता थे आनंद मोहन, फिर भी 16-17 साल जेल में काटना पड़ गया। तो यह भी कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। हाँ, तो ये थे हमारे साथ धर्मराज जी, और इनसे बिहार की राजनीति पर चर्चा हुई कि बिहार में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या समीकरण बनेंगे। तो आपको कैसी लगी है बातचीत? अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। दिल्ली में बहुत ठंड का माहौल है, बाहर हम लोग बैठ नहीं सकते, इसलिए जल्दी जल्दी चल रहा है। बाकी आप सभी लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।